Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका हेयर। जो अभी एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है यूजीसी नेट के लिए, उसमें टीओसी के एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डीबीएमएस के एमसीक्यूज करेंगे। एक क्लास पहले भी डीबीएमएस के एमसीक्यूज पर हो चुकी है। आज की क्लास में हम आगे के एमसीक्यूज करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। 20 तक क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे। आज की क्लास में 21 से स्टार्ट करते हैं। What is the equivalent serial schedule for the following transactions? ट्रांजैक्शन गिवन है, इसमें यह पूछा गया है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो किस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट होंगी। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पहले है वो T3 से है। T3 में R रीड किया है Y को, तो अब राइट करना है। Y यहाँ पर है, राइट किया Y को तो T1 पे गया। फिर उसके बाद है रीड किया Z को, तो राइट किया Z, तो T3 से T2 हो गया। फिर उसके बाद है रीड X, T यहाँ पर आ जाएगा। हमें यहाँ पर लाइन वाइज करना है, तो यहाँ रीड X हो गया, तो यहाँ पर है राइट X, तो T1 से T2 पर चला जाएगा। तो ये इसका सीरियल जो है शेड्यूल हो जाएगा। तो T3, T1, T2 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following is the highest isolation level in transaction management? ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में हाईएस्ट जो लेवल होता है आइसोलेशन का वो होता है सीरियलाइजेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि सीरियलाइजेबल क्या होता है। नेक्स्ट है क्लस्टरिंग इंडेक्स इज डिफाइंड ऑन द फील्ड्स विच आर ऑफ टाइप। जो क्लस्टरिंग इंडेक्स है वो डिफाइन की जाती है नॉन की पे, नॉन की एंड ऑर्डरिंग, इसके बेस पर ये डिफाइन की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्लस्टरिंग के बारे में यहां से पढ़ सकते हैं कि जो क्लस्टरिंग इंडेक्स होती है वो क्या होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी एडिशनल पॉइंट इंडेक्सिंग के बारे में गिवन है। काफी बार इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। आगे का आता है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा। एम्प्लॉय एक टेबल गिवन है, कस्टमर भी एक टेबल गिवन है, और इसके अंदर जो है इनके एट्रीब्यूट गिवन है। सेल्स आर रैप आईडी इज ए फॉरेन की, तो ये वाली जो है फॉरेन की है। रेफरिंग टू ईएमपी आईडी, तो ये इसकी प्राइमरी की हो जाएगी। ऑफ द एम्प्लॉय रिलेशन, अज्यूम दैट ईच एम्प्लॉय मेक्स ए सेल टू एट लीस्ट वन कस्टमर, व्हाट डज द फॉलोइंग क्वेरी रिटर्न। तो काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेरी से रिलेटेड जो भी होते हैं, ज्वाइनिंग से रिलेटेड होते हैं। एक तो ज्वाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करके जाना। सेलेक्ट ईएमपी नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर नोट एग्जिस्ट। नोट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपकी सब क्वेरी गिवन है और इस सब क्वेरी का जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सक्लूड करके जो बाकी का रिकॉर्ड रह जाएगा उस रिकॉर्ड को यहां पर कंसीडर करना है। तो सेलेक्ट कस्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर सी वेयर सी डॉट सेल्स रैप आईडी इक्वल्स टू ई डॉट ईएमपी आईडी एंड सी डॉट रेटिंग नॉट इक्वल्स टू गुड। ऐसे कस्ट आईडी सिलेक्ट करनी है आपको, उनकी कस्टमर आईडी सिलेक्ट करनी है जिनकी रेटिंग जो है वो गुड नहीं है। गुड नहीं है उनकी कस्टमर आईडी यहाँ आ जाएगी। इनको नोट एग्जिस्ट मतलब इनको छोड़कर बाकी सबको करना है। तो मतलब जिनकी रेटिंग जो है वो गुड है उनके एम्प्लॉय नेम आपको सिलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट नेम ऑफ द ऑल द एम्प्लॉय विद एट लीस्ट वन नहीं होगा, एट मोस्ट नहीं है, नन नहीं होगा। नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय विद ऑल देयर कस्टमर्स हैविंग ए गुड रेटिंग। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए डाटा फाइल कंसिस्टिंग ऑफ 15000 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इन
is stored on the hard disk with block size. block size given है 4096 bytes. Data file is sorted on the primary key, roll number, the size of record pointer. Record pointer for this disk is size 7 bytes. Each student record has a candidate key attribute called num of size 12. मतलब आपके पास जो पॉइंटर है रिकॉर्ड पॉइंटर उसका साइज है 7 और आपकी कैंडिडेट की में जो रिकॉर्ड दे दिया उनका साइज है 12. तो टोटल जो साइज हो जाएगा रिकॉर्ड का इंडेक्स में रिकॉर्ड साइज इन इंडेक्स वो हो जाएगा आपका 12 + 7 = 19 बाइट्स. फिर आता है सपोज एन इंडेक्स फाइल विद रिकॉर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 फील्ड्स num वैल्यू एंड रिकॉर्ड पॉइंटर द कोरेस्पोंडिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड. मतलब जो आपकी ये num है और जो ये रिकॉर्ड पॉइंटर है इन दोनों को मिलाकर ही आपके इंडेक्स का जो साइज बनेगा वो है. तो दोनों का हो जाएगा 19 हो गया. इज बिल्ड एंड स्टोर्ड ऑन द सेम डिस्क. अज्यूम दैट द रिकॉर्ड्स ऑफ द डाटा फाइल एंड इंडेक्स आर नॉट स्प्लिट अक्रॉस द डिस्क ब्लॉक. द नंबर ऑफ ब्लॉक इन इंडेक्स ये फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ इंडेक्स रिकॉर्ड निकालेंगे एक ब्लॉक में. नंबर ऑफ ब्लॉक तो हमें निकालने हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ इंडेक्स रिकॉर्ड इन वन ब्लॉक. नंबर ऑफ इंडेक्स रिकॉर्ड इन वन ब्लॉक वो आपका कैसे निकलेंगे वो निकलेंगे आपके जो ब्लॉक का साइज है उसको डिवाइड कर देंगे रिकॉर्ड के साइज से. तो ब्लॉक साइज आपका हो जाएगा 4096 और उसको डिवाइड कर देंगे हम जो इसका रिकॉर्ड का साइज गिवन है. तो इसको जब हम डिलीट करेंगे डिवाइड करना है इसका तो 19 2 जा 38 2 19 1 जा 10 106 लगभग ये 5 6 पे जाएगा. इस टाइप का हो जाएगा. 215 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे. इतने आपके टोटल रिकॉर्ड्स हो जाएंगे वन ब्लॉक में. तो आपके पास जो नंबर ऑफ ब्लॉक अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन इंडेक्स. नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन इंडेक्स फाइल. इसका आपका जो है फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिवाइड बाय रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक. टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिवाइड बाय होता है आपका रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक. तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो आपके हैं वो यहाँ गिवन है. ये आपका हो जाएगा 150000. इसको डिवाइड करना है रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक. तो ये आपका पर ब्लॉक हो गया. एक ब्लॉक में आपके रिकॉर्ड है 215. अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 968 के अप्रोक्सीमेट जाएगा. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. कैलकुलेशन आप कर लेना फॉर्मूले बता दिए हैं. डाटाबेस टेबल बाय नेम लोन रिकॉर्ड्स. ये नेम है टेबल का. लोन रिकॉर्ड्स इज गिवन बिलो. तो इसमें एट्रीब्यूट है बोरोवर बैंक मैनेजर और लोन अमाउंट और इसमें ये रिकॉर्ड गिवन है. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. तो आउटपुट पूछी गई है. सेलेक्ट करना है काउंट स्टार फ्रॉम. फिर सब क्वेरी करते हैं. इसमें भी इसके अंदर भी सब क्वेरी गिवन है. जब क्वेरी में क्वेरी नेस्टेड क्वेरी गिवन होती है तो सबसे पहले जो सब क्वेरी होती है उसको सोल्व करते हैं. तो पहले हम सोल्व करते हैं इसको. सेलेक्ट बैंक मैनेजर लोन अमाउंट.
एज टी गिवन है तो हम एक टेबल लेते हैं टी नाम की, तो उसमें हमें सिलेक्ट करना है हमें बैंक मैनेजर और लोन अमाउंट फ्रॉम लोन रिकॉर्ड्स। तो यहां से कर लेते हैं इसको। बैंक मैनेजर कौन से हैं? SURDER सुदर्जन, राम गोपाल और सुदर्जन। लोन है ये 1000, 500 और 7000। फिर ये वाला हो गया। अब बाहर वाली करते हैं, सिलेक्ट बोरोवर बैंक मैनेजर फ्रॉम लोन रिकॉर्ड्स, एक एज एस, तो एक एस नाम से कर लेते हैं, एक टेबल यहां बन जाएगी। ये है बोरोवर और बैंक मैनेजर। बोरोवर है रमेश, सुरेश और महेश। यहां है सुदर्जन, रामगोपाल और सुंदरजन। ये वाली जो क्वेरी है इसका ये रिजल्ट आता है और इस वाली क्वेरी से ये रिजल्ट आता है। अब क्या करना है, काउंट स्टार करना है, इनके बीच में नेचुरल ज्वाइन करनी है। नेचुरल ज्वाइन का मतलब होता है कि जब नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट वन कॉलम जो है वो कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट वन कॉलम शुड बी कॉमन। जब भी टू टेबल्स के बीच में नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में एक एट्रीब्यूट जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बैंक मैनेजर जो है वो कॉमन है। तो ये इनके जब नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो ये रिकॉर्ड आता है, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा बोरोवर, बैंक मैनेजर और लोन अमाउंट। शॉर्ट में कर रही हूं, इनको समझ जाना। बोरोवर जो है ये है रमेश, सुरेश, इसका जो है इसके साथ में करेंगे, इसका इसके साथ में करेंगे। जिनका रिकॉर्ड कॉमन होगा इन दोनों में उन्हीं के साथ में नेचुरल ज्वाइनिंग होगी। रमेश सुंदरजन, तो सुंदरजन और ये हो जाएगा सुंदरजन और 1000। फिर है रमेश सुंदरजन, और सुंदरजन 7000। उसके बाद है रमेश रामगोपाल, सुरेश रामगोपाल। तो रामगोपाल यहाँ पर है इसमें कॉमन, तो ये हो जाएगा 5000 और इसमें कोई रामगोपाल नहीं है इसके साथ में। फिर आता है महेश सुंदरजन के साथ में ये वाला रिकॉर्ड है। जो कॉमन रिकॉर्ड होंगे दोनों टेबल के बीच में उसी रिकॉर्ड को लिया जाएगा। महेश सुंदरजन के साथ में ये है, एक और आएगा ये महेश सुंदरजन और 7000। अब पूछा है काउंट स्टार, तो मतलब इस रिकॉर्ड को आपको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल जो है 5 रिकॉर्ड्स इसका आंसर आ जाएगा। अब यहां से भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 27 है, कंसिडर ए डाटाबेस टेबल टी कंटेनिंग 2 कॉलम्स। एक टेबल है आपके पास, टी नाम की टेबल है जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं x एंड y, each of type integer. After the creation of the table, one record x equals to 1 है and y equals to 1 है inserted in the table. Let mx and my denote the respective maximum values of x and y among all records in the table at any point in time. Using mx, my, new records are inserted in table 128 times with x and y values being
m की जो वैल्यू होगी वो एम एक्स प्लस 1 हो जाएगी, x की वैल्यू, और y की वैल्यू जो है वो 2 मल्टीप्लाई एम वाई प्लस 1 हो जाएगी। एम एक्स जो है वो आपकी जो x की वैल्यूज न्यू वैल्यूज बनती जाएगी, उस वो इंसर्ट होती रहेगी। एम वाई में जो भी आपकी y की वैल्यू होती जाएगी वो इंसर्ट होती रहेगी, इसमें ये बोला गया है। और टेबल को 128 टाइम्स तक चलाना है। इट मे बी नोटेड दैट ईच टाइम आफ्टर द इंसर्शन वैल्यूज ऑफ एम एक्स एंड एम वाई चेंज। What will be the output of the following SQL query after the steps mentioned above are carried out? Select y from t where x equals to 7। तो जब x की वैल्यू 7 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 जब यहाँ पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 x की वैल्यू हो गई 2, और y की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2 प्लस 1, तो y की वैल्यू हो गई 3। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हो गई 3। सेम एज अब यहाँ पर 2 पुट करते हैं mx की, 2 प्लस 1 करेंगे तो y की वैल्यू हो गई 3, और y की वैल्यू जब यहाँ 3 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हो गई 7। जब x की वैल्यू 4 होगी, 4 यहाँ पर 4 रखते हैं, 4 प्लस 1 नहीं 3 रखते हैं, 3 प्लस 1 मतलब 4 हो गई, और यहाँ पर 7 रखते हैं तो 7 2 जा 14 प्लस 1 15 हो गई। अब यहाँ पर 4 की वैल्यू रखते हैं, अब यहाँ पर x की वैल्यू है 4 प्लस 1 5 हो गई, y की वैल्यू है 15, 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ये हो गई आपकी 31। अब x की वैल्यू जब हम 5 रखते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 6, और यहाँ 31 रखते हैं तो ये हो जाएगी 2 और 6 61, ये 63 हो जाएगी। जब 7 की वैल्यू 6 की वैल्यू जो है 6 रखा हमने, यहाँ पर 1 हो गया तो मतलब 7, और y की वैल्यू हो जाएगी 63 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये 2 से करते हैं, 2 6 3 जा 6 और 2 12 प्लस 1 127। तो क्वेरी में पूछा है जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू क्या होगी। जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 127 हो जाएगी। नेक्स्ट है डाटाबेस एप्लीकेशन वर बिल्ट डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ फाइल सिस्टम्स टू ओवरकम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम। ये एक वो भी होता है कि डाटाबेस एप्लीकेशन जो है उसके और फाइल सिस्टम के बीच में जो डिफरेंस है वो पूछा गया है। तो जो फाइल होती हैं, फाइल सिस्टम होता था उसमें रिडेंडेंसी भी हो सकती थी, एक रिकॉर्ड को बार बार लिखा जाता था। उसमें अगर मान लो कोई 9th क्लास का बच्चा है, उसका रिकॉर्ड हमें फाइंड आउट करना है तो हमें सारी फाइल्स देखनी होंगी, तो उसमें फाइल्स का जो भी डाटा है उसको एक्सेस करना भी डिफिकल्ट हो जाता था। इंटीग्रिटी की भी प्रॉब्लम्स आती थी। तो मतलब जो है डाटाबेस एप्लीकेशन है इसमें जो है डाटा की रिडेंडेंसी वाली प्रॉब्लम और इनकंसिस्टेंटी वाली जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाती हैं। डाटा डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग ऑफ डाटा, ये सारी ड्रॉबैक्स जो थी ये फाइल सिस्टम में थी। डाटा आइसोलेशन और इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स, तो ऑल ऑफ दीज जो प्रॉब्लम्स हैं ये फाइल सिस्टम में थी। इनको ओवरकम करने के लिए डाटाबेस एप्लीकेशंस यूज की गई थी। ये इनके बारे में गिवन है। डाटा रिडेंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, डिफिकल्टी इन डाटा एक्सेसिंग क्या होती है, डाटा आइसोलेशन और इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स आप इनको पढ़ सकते हैं। 4 अलग टाइप की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी होते हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट।
ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था और इसमें भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो RAID जो होता है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ के जाना। इसके 7 लेवल होते हैं, सभी लेवल्स के बारे में पढ़ लेना। गिव्स ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद डबल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। तो डबल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी जो होती है वो RAID 6 लेवल पे होती है। तो इनके बारे में काफी बार क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, मैचिंग लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें हमने एक क्वेश्चन दिया है मैचिंग लेवल का, तो 0 1 2 3 और इस टाइप से गिवन है। तो जो आपके 1 होता है, 0 पे स्ट्रिपिंग होती है, 1 पे मिररिंग होती है। तो 1 पे मिररिंग होगी तो B का 3 हो जाएगा, तो B का 3, B का 3। ये थोड़ा उल्टा गिवन है, एक सेकंड, इसने बिट वाला हेमिंग कोड वाला जो है आपका एरर करेक्शन कोड D2 पे है। ये आपका C का जो है वो 4 हो जाएगा। विद डेडिकेटेड पैरिटी, डबल पैरिटी, ये वाला अभी हमने पीछे बैक वाला किया था वो है। इसने इसका गलत दे दिया, यहाँ पर मिरर वाला है D1 में आएगा, मतलब B का जो है वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर गिवन नहीं है B का 3 और C का 4 हो जाएगा। तो C का 4, B का 3, तो B का 3 यहाँ पर हो जाएगा। इसने उल्टा दे दिया। स्ट्रिपिंग जो है वो 0 का है, तो A का 2 हो जाएगा, A B C और D का आपका 1 हो जाएगा। तो ये इसने यहाँ पर 3rd बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा, तो ऑप्शन D जो है इसका आंसर हो जाएगा। The statement that is executed automatically by the system as a side effect of modification of the database। जब ऑटोमेटिकली जो भी आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं वो कहलाती हैं ट्रिगर्स। तो ये ट्रिगर के बारे में है, आप पढ़ सकते हैं। Which of the following is correct? B trees are for the storing data on disk and B plus trees are for the main memory. Range queries are faster on B plus trees. B trees are for primary index and B plus trees are for secondary index. Height of B plus tree is independent of the number of records. जो B tree होती है, B trees और B plus trees दोनों ही यूज की जाती हैं डिस्क पे डाटा स्टोर करने के लिए। स्टोर डाटा ऑन डिस्क, तो यहां जो है ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ करेक्ट पूछा गया है। रेंजिंग क्वेरीज आर फास्टर ऑन बी प्लस ट्रीज, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें इंडेक्स होते हैं तो ये जो है ये फास्टर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू स्नोफ्लैक स्कीमा इज ट्रू। स्नोफ्लैक स्कीमा के बारे में कौन सा ट्रू है, ये बात पूछी गई है। तो ईच डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल डायमेंशन टेबल। मेंटेन एफर्ट्स आर लेस नहीं होते, इसमें हाई होता है। डायमेंशन टेबल आर नॉर्मलाइज्ड, बिल्कुल ये सही बात है, नॉर्मलाइज होता है। इट इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार स्कीमा, ये स्टार स्कीमा का एक्सटेंशन होता है। और जो ये सिंगल डायमेंशन टेबल की बात की गई है ये स्टार स्कीमा होता है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा। एक टेबल गिवन है सप्लायर की, एक पार्ट्स, एक कैटलॉग के। कंसिडर द रिलेशनल क्वेरी ऑन द अबो डाटाबेस। सिलेक्ट s.sname फ्रॉम सप्लायर s वेयर s.sid नॉट इन। सिलेक्ट c.sid फ्रॉम कैटलॉग c वेयर c.pid नॉट इन। इस चीज का ध्यान रखना है, इन और नॉट इन। सिलेक्ट p.pid फ्रॉम पार्ट्स p वेयर p.color नॉट इक्वल्स टू। जिनका कलर
इस चीज को ध्यान से देखना, इस क्वेरी को। जिनका कलर ब्लू है, ब्लू नहीं है, जिनका कलर ब्लू नहीं है उनकी PID सिलेक्ट हो जाए। नोट इन, नोट की बात की गई है तो मतलब ये वाली चीज जो है ये एक्सक्लूड हो जाएगी। तो मतलब जिनका कलर ब्लू नहीं है, तो ब्लू नहीं है वो यहां पर सिलेक्ट होंगे, तो उनको छोड़कर, मतलब उनको छोड़कर, ब्लू नहीं है तो मतलब ब्लू हैं वो यहां पर लेने हैं, जो यहां आ जाएंगे। जिनके ब्लू हैं उनकी PID सिलेक्ट हो जाएगी। फिर क्या बात की गई है, SC.SID फ्रॉम द कैटलॉग वेयर, ये वाली चीज। तो इसमें क्या है, तो उनको सप्लायर को करेगा और उनके क्या है नेम सिलेक्ट करने हैं। नोट इन, फिर से नोट, तो ये सारे क्या है ब्लू नहीं होगा, तो वो सारे मतलब और सारे ऑल कलर्स हो जाएंगे। बात को समझना। तो ऑल कलर्स जिनके ब्लू नहीं है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब ऑल कलर्स यहां हो जाएंगे। नोट बोल दिया तो मतलब ब्लू वाले आ जाएंगे। सॉरी, एक बार मैं फिर से इसको करती हूँ। देखो यहां पर कौन से सिलेक्ट होने हैं, नॉट इक्वल्स टू ब्लू, तो नॉट इक्वल्स टू ब्लू वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब ऑल कलर जो भी बच गए, ऑल कलर ब्लू मान लेते हैं, बाकी सबको ऑल मान लेते हैं। तो यहाँ ऑल कलर सिलेक्ट होके आ गए। नोट इन का मतलब है ऑल वालों को नोट कर दो, ब्लू वालों को ले लो, ब्लू वालों को ले लिया। फिर अब क्या बोला है कि ये जो है फिर से नोट आ गया, नोट आ गया तो ब्लू वालों को हटा के मतलब ऑल वाले आ गए, तो यहाँ पर ऑल वाले आ जाएंगे। उनका एस नेम सिलेक्ट करना है। फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर हु हैव सप्लाइड नॉन ब्लू कलर्स। नॉन ब्लू कलर से हमें मतलब नहीं है, मतलब केवल ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी के कलर भी आ जाएंगे, तो यहाँ ब्लू वाला भी हो जाएगा, कुछ कुछ हो जाएंगे। हु हैव नॉट सप्लाइड नॉन ब्लू कलर्स, हु हैव सप्लाइड ओनली ब्लू कलर्स, नहीं ओनली नहीं, नॉट ओनली, हैव नॉट सप्लाइड ओनली ब्लू पार्ट्स, तो मतलब जो सारे पार्ट्स वाला होगा उनका हो जाएगा। In the index allocation scheme of blocks to a file, the maximum possible size of file depends on, तो ये maximum जो size होता है वो किस पर depend करता है, size of blocks and size of address of blocks। नहीं, ये जो इंडेक्स अलोकेशन स्कीम में जो ब्लॉक्स का जो साइज होता है, मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ फाइल डिपेंड, तो ये डिपेंड जो जिस पे करता है वो करता है इंडेक्स अलोकेशन मेथड में। तो इंडेक्स ब्लॉक्स जो इसमें स्टोर होते हैं, जो जितने भी ऑल पॉसिबल ब्लॉक्स होंगे, ऑल ब्लॉक्स उनके साइज पर ये डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ ब्लॉक्स, द नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड फॉर इंडेक्स, जो इंडेक्स के लिए जितने भी ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं उनके साइज पर ये डिपेंड करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टेबल गिवन है ए, एक टेबल है बी, एक टेबल है सी। कंसिडर द अबो टेबल ए बी सी, हाउ मैनी टपल्स डज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी कंटेन्स। सेलेक्ट A.id, तो A.id सिलेक्ट करना है फ्रॉम ए वेयर A.age ग्रेटर देन है, जिस उनकी आईडी सिलेक्ट करनी है जिनकी एज ग्रेटर देन है इस सब क्वेरी के रिजल्ट से। सेलेक्ट B.age फ्रॉम बी वेयर B.name इक्वल्स टू अरुण, जिसका नाम टेबल में जिसका नेम जो है वो अरुण है उसकी एज सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर कोई अरुण है ही नहीं है, तो ये वाली क्वेरी जो है वो नल रिजल्ट प्रिंट करेगी। और नल मतलब ऑल, मतलब इस नल वाले से जितने भी ग्रेटर हैं, जिनका भी रिकॉर्ड यहाँ पर ग्रेटर है उनका रिकॉर्ड AID जनरेट हो जाए, तो वो AID जनरेट हो जाएगी 12
15 और 19। और इसमें पूछा है कि हाउ मैनी टपल्स, तो ये 3 टपल्स हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। Which of the following statements are true about SQL query? An SQL query can contain a having clause even if does not have a group by clause. ये बात तो बिल्कुल सही है। हैविंग क्लोज होगा तो ग्रुप बाय क्लोज यूज नहीं होगा, तो मतलब ये वाली दोनों जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। SQL query can contain a having clause only if it has a group by clause. अगर ग्रुप बाय क्लोज होगा तभी हैविंग क्लोज यूज हो, ये बात तो जरूरी नहीं है। All attributes used in the group by clause must appear, must का मतलब तो नहीं हो सकता। Not all attributes used in group by clause need to appear in select clause. तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। एन इंडेक्स इज क्लस्टर्ड, इंडेक्स जो है क्लस्टर्ड कब होता है? इफ इट इज ऑन ए सेट ऑफ फील्ड्स दैट फॉर्म ए कैंडिडेट की, इट इज ऑन ए सेट ऑफ फील्ड्स दैट इंक्लूड द प्राइमरी की, द डाटा रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम ऑर्डर एज द एंट्रीज ऑफ द इंडेक्स। बिल्कुल सही बात है। ये जो है इंडेक्स इज क्लस्टर्ड जब हो जाएगा जब उसके सेम ऑर्डर में एंट्रीज होंगी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट ए टेबल, किसी टेबल को डिलीट करना है तो हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इन ए कंपनी इज स्टोर्ड इन द रिलेशन, एक एम्प्लॉय नाम के टेबल है जिसके ये एट्रीब्यूट गिवन है। कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सेक्स मेल, जो मेल एम्प्लॉय हैं उनके नाम सिलेक्ट करने हैं। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम हैविंग एवीजी एवरेज सैलरी ग्रेटर देन है सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल जो है, जो जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है उससे ज्यादा जिसकी भी एवरेज सैलरी है मेल एम्प्लॉय की, उनके डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट हो जाए। द एवरेज सैलरी इज मोर देन द एवरेज सैलरी इन द कंपनी। एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय, तो यहाँ पर मेल एम्प्लॉय की बात नहीं की गई है। मेल एम्प्लॉय इज मोर देन द एवरेज सैलरी और मेल एम्प्लॉय, नहीं, यहाँ पर मेल एम्प्लॉय की बात नहीं की गई है। The average salary of male employees is more than the average salary of employees in the same department. Same department की बात नहीं की गई है, कंपनी में बात है तो पूरी कंपनी की बात है ये। The average salary of male employees is more than the average salary in the company. बिल्कुल सही बात है। जो उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है उससे ज़्यादा जिस भी मेल एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी है उसका डिपार्टमेंट नेम जो है वो सिलेक्ट हो जाए। एक बार इस वाले क्वेश्चन में जो है वो डाउट है, इस वाले क्वेश्चन में डाउट है। हैविंग के साथ में जो है हैविंग और ग्रुप बाय क्लास जो है वो दोनों साथ में हम यूज कर सकते हैं, तो इसको एक बार देख लेना। क्वेरी कंटेन हैविंग क्लास ओनली इफ इट हैज, ये जो बी ऑप्शन है ये भी आपका करेक्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। A database table T1 has 2000 records and occupies 80 disk blocks. Another table T2 has 40 records and occupies 20 disk block. एक T1 है एक T2 है। T1 में रिकॉर्ड्स हैं 20,000 एंड T2 में है 400। डिस्क ब्लॉक है इसमें 80 एंड इसमें 20। These two tables have to be joined as per a specified join condition that needs to be evaluated for every pair of records from these two tables.
The memory buffer space available can hold exactly one block of record for T1 and one block of record for T2 simultaneously at any point in time. No index is available on either table if nested loop join algorithm is employed. To perform the join with the most appropriate choice of table to be used in outer loop, the number of block access required for reading the data. तो इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस करने का, वो होता है नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस, वो होता है NR मल्टीप्लाई में BS प्लस BR। इसका मतलब क्या होता है, जो BS एंड BR हैं ये आपके होते हैं ब्लॉक्स। जो ब्लॉक हैं मतलब बी ब्लॉक का डिस्क ब्लॉक है जो और रिकॉर्ड है, तो NR जो हो जाएगा वो T2 का रिकॉर्ड्स हो जाएगा, मतलब 400 मल्टीप्लाई में ब्लॉक डिस्क जो T1 की है 80 और प्लस में 20 BR हो जाएंगे इसके। ये वाली चीज जो है यहाँ पर गिवन है, ये इसने क्या कहा है कि memory buffer space available can hold exactly one block of record for T, one block of record for T2। पहले T1 का करेगा, सिमुलटेनियसली बोला है कि मतलब एक साथ में दोनों का ही करेगा at any point in time। No index is available on either table, कोई भी टेबल में इंडेक्स नहीं है। इफ नेस्टेड लूप जॉइन एल्गोरिदम इज एम्प्लॉयड टू परफॉर्म द जॉइन, अगर हमें नेस्टेड की जॉइन करनी है मतलब पहले T1 आ गया फिर T2 हो गया, दोनों ही एक साइड में, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा चॉइस वो आपकी आउटर लूप में होगी। आउटर लूप मतलब T2 वाली आपकी कंसिडर होगी। तो इसको जो आप करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 3 2 और इसमें हम 20 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 0 2 0। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट ऑपरेशन इन SQL इज एप्रोप्रिएट। सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। सिलेक्ट ऑपरेशन, सिलेक्ट जो SQL में सिलेक्ट हम ऑपरेशन करते हैं तो सिलेक्ट स्टार करते हैं या फिर सिलेक्ट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट लिखते हैं यहाँ पर। तो किसी भी एट्रीब्यूट, पर्टिकुलर किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है या फिर सभी एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑपरेशन यूज करते हैं। ये किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर सिलेक्शन के नहीं होता क्योंकि सिलेक्शन में रिकॉर्ड को लिया जाता है, प्रोजेक्शन में जो है वो आपके एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो होता है प्रोजेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा एक्सेप्ट दैट सिलेक्ट इन SQL रिटेन डुप्लीकेट्स। लेकिन प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन जो है वो एट्रीब्यूट को तो सिलेक्ट करता ही है पर साथ में डुप्लीकेसी को भी रिमूव करता है। डुप्लीकेसी को भी रिमूव करता है, तो सेलेक्ट वाला डुप्लीकेसी को रिमूव नहीं करता, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टेबल है एम्प्लॉय, एक टेबल है डिपार्टमेंट। What will be the output of the following SQL query? Select star from employee E where 2 equals to select count distinct E1 dot salary from employee E1 where E1 dot salary greater than E salary। तो E1 डॉट सैलरी ये E1 की है, सैलरी जो है E डॉट सैलरी से ग्रेटर देन होगी, यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ जो बात की गई है इसका करेक्ट आंसर जो है थर्ड हाईएस्ट सैलरी हो जाएगा। इन ए हियरार्चिकल डाटाबेस ए हैशिंग फंक्शन इज यूज्ड टू लोकेट द, ये जो हैशिंग फंक्शन जो यूज किया जाता है वो आपके रूट के लिए यूज होता है, इसमें रूट होते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीज होती हैं इसके अंदर, हैशिंग फंक्शन जो होता है वो कीज के ऊपर वर्क करता है। कमांड्स दैट कम्स अंडर DDL, डाटा
डेफिनेशन, लैंग्वेज। डीडीएल कमांड्स जो भी होते हैं वो टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है, टेबल स्ट्रक्चर होता है उस पर वर्क करते हैं। जो रिकॉर्ड डीएमएल की कमांड जो होती हैं वो रिकॉर्ड पर अप्लाई होती हैं। तो डीडीएल क्रिएट भी होती है, ड्रॉप भी होती है, ट्रंकेट भी होती है, रीनेम हो गई, रीनेम हो गई, जैसे ट्रंकेट, ड्रॉप, क्रिएट हो गई, ऑल्टर हो गई। ये सारी आपकी जो है डीडीएल कमांड्स होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो एमसीक्यूज हमने किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एमसीक्यूज सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।